तो हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे इकोनॉमी के एमसीक्यूज़ की यार, है ना। इकोनॉमी को पूरे के पूरे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को देखने की बात कर रहे हैं हम एमसीक्यूज़ से, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। हम टेक्निकल चीज़ों को हमने कर लिया। ये जो टॉपिक है अभी का एग्रीकल्चर, इसमें बेसिक फैक्चुअल चीज़ें हैं, है ना। तो ये हम कवर करेंगे यार। तो क्वेश्चंस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ दी और विथ रेफरेंस टू द क्रॉपिंग इंटेंसिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करनी है। इट रिफर्स टू रेजिंग अ नंबर ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द सेम फील्ड ड्यूरिंग वन एग्रीकल्चर यूनिट और वन एग्रीकल्चर ईयर। बिल्कुल सही बात है यार। बहुत सारे एक एग्रीकल्चर यूनिट से, है ना, एक हमारे पास फील्ड से एक एग्रीकल्चर ईयर के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ क्रॉप्स को उगाना इज़ व्हाट वी कॉल क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है। एंड इंडिया का जो एरिया है वहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला भाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी में, कि जो हमें एक साल में एक सेम फील्ड से जो नंबर ऑफ क्रॉप उगा रहे हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इज अ फैक्टर ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैलकुलेशन। बिल्कुल सही बात है यार। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है, एक फैक्टर है जिसमें हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, ये रिप्रेजेंट करता है जो टोटल जो सोन एरिया है ना, कितना एरिया में हम कल्टीवेट कर रहे हैं बार बार, है ना। एक ईयर में सपोज करिए फील्ड है, इस ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब एक्चुअली तो सपोज कोई इतना बड़ा है, हम इसी एरिया में बार बार यहाँ पे बार बार डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप को उगा रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो करेक्ट है भाई, दोनों करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 और 2। तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें सिंपल है यार, है ना। पता है तो सही होगा, नहीं पता है तो गलत होगा। तो यही हम यहाँ पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पता करने के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हमारा कवर हो। 60 क्वेश्चन टोटल हम करेंगे यार, 60 MCQs। तो टोटल हमारे पास एग्रीकल्चर टॉपिक से हर क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की बात करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन हो बन सकता है, उस सब चीज़ को हम देखने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यार, विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है, एग्रीकल्चर इन इंडिया की। खरीफ क्रॉप आर सोन विद द ऑनसेप्ट ऑफ द मानसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्या खरीफ क्रॉप जो है मानसूनल क्रॉप्स हैं, बिल्कुल सही बात है। ब्लॉसम सावर इन केरला हेल्प इन फ्लावरिंग ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी एंड टी। बिल्कुल सही बात है। ब्लॉसम सावर या फिर हम इसको मैंगो सावर भी बोलते हैं, इसको अलग नाम से जानते हैं लोग, है ना। मैंगो सावर सुना सुना लगता है, ब्लॉसम सावर नहीं सुना सुना लगता है, इसीलिए एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए मैंगो सावर बोलते हैं, जिसको हम केरला के अंदर वो क्या करता है, कॉफ़ी और टी के प्लांटेशन के फ्लावरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। ये कब होता है, मार्च से मई के समय होता है, बिफोर द अराइवल ऑफ मानसून। इम्प्रॉपर ड्रिप इरिगेशन इंस्टॉलेशन ऑफन कल्मिनेट इनटू पुअर रूट डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है यार, क्योंकि पानी ठीक से नहीं मिल पाएगा उनको और रूट का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा अगर ठीक से आपने ड्रिप इरिगेशन को इम्प्लांट नहीं किया है तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा डी, 1 ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यार, विथ रेफरेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इंडिया। हमको बात किसी करनी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Model APMC Act of 2003 provides specific provision for contract farming। क्या हमारे पास ये जो मॉडल APMC एक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में कुछ प्रोविज़न की बात करता है भाई, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सो किसके बारे में बात करता है, जैसे कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्पॉन्सर्स, है ना। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करता है ये जो एक्ट है वो। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर कैन बी इंक्रीज वाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब एक ज़मीन रहेगा, 5 ज़मीन को लेके एक आदमी ने क्या किया, इसको टाई अप किया एंड इसका बोला कि इतना ज़मीन में मैं ही खेती करूँगा। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज छोटी ज़मीन में कोई खेती नहीं करना चाहता, लार्ज स्केल में सब खेती करना चाहते हैं, ठीक है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, करेक्ट हो जाएगा दोनों, बोथ 1 और 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है यार, यूरिया की बात करनी है। द MRP ऑफ यूरिया इज स्टेटूटरीली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो MRP है यूरिया का, उसको स्टेटूटरीली मतलब एक लॉ से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करती है, क्या बिल्कुल सही बात है। मतलब एक यूरिया एकमात्र ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसके डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसके प्राइसिंग को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट।
यूरिया इज कवर अंडर द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। देखो भाई, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर हमारे पास यूरिया कवर्ड नहीं होता। यहाँ पे जो फॉस्फेट या फिर पोटास के जो फर्टिलाइजर्स हैं वो कवर्ड होते हैं, यूरिया इज़ नॉट कवर्ड अंडर दिस। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज मतलब जितना न्यूट्रिएंट कंटेंट है उसके प्रपोर्शन में यहाँ पे क्या डिसाइड होता है, फिक्स अमाउंट ऑफ सब्सिडी डिसाइड होता है एनुअल बेसिस पे, ठीक है। मतलब पोटास और फॉस्फेट के फर्टिलाइजर्स पे, नॉट इन यूरिया। ओके, यूरिया टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कन्वर्ट इनटू अमोनिया इन दिस सॉइल। देखो भाई, यूरिया फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, प्लांट को प्रोवाइड करते हैं विथ नाइट्रोजन, जिससे क्या कर पाएंगे, ये आसानी से क्या कर पाएंगे, लीफी ग्रोथ कर पाएंगे, ठीक है जो है। और ये यूरिया जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, बट जो है ना यूरिया टेक नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। ये बहुत धीरे धीरे मतलब बहुत तेज़ी से कन्वर्ट होता है, बिकॉज नाइट्रोजन कंटेंट है ना हाई होता है ना इसके अंदर, तो ये आसानी से कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया के अंदर इन सॉइल। सो दिस इज इनकरेक्ट यार, हमसे इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट जाएगा B2 and 3 ओनली। ओके, तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज के अंदर आपको याद रखना चाहिए एन PN के फर्टिलाइजर्स आते हैं। ओके, क्वेश्चन 5 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीड यूज इन इंडियन एग्रीकल्चर। हमको बात किसी करनी है जो सीड्स इंडियन एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं उनकी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नॉन फार्मर कैन नॉट परचेज फर्टिलाइजर थ्रू दी POS मशीन। क्या POS मशीन से नॉन फार्मर परचेस नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहा है यार। पॉइंट ऑफ सेल मशीन से, बिल्कुल गलत है यार। जो नॉन फार्मर्स है कोई भी खरीद सकता है, ठीक है ना, कोई भी जो है वो परचेस कर सकता है फर्टिलाइजर फ्रॉम द POS मशीन, ठीक है। सो इट इज़ कैन नॉट बोल रहा तो गलत बोल रहा है यार। नो FDI अंडर द ऑटोमेटिक रूट इज अलाउड इन द सीड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। क्या ये सही है भाई कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ऑटोमेटिक रूट में अलाउड नहीं है सीड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर? वो गलत है भाई, बिकॉज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट। 100% FDI इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट, है ना, सीड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। सीड रिप्लेसमेंट रेट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द टोटल क्रॉप्ड एरिया was sown with the certified crop or certified seed in comparison to farm saved seed। क्या स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। सपोज करो सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या है, ये जिस टोटल क्रॉप्ड एरिया में, सपोज करो ये टोटल क्रॉप्ड एरिया है, उसमें से ये एरिया में हमारे पास क्या लगाया गया है, इस एरिया में हमारे पास सर्टिफाइड सीड लगाया गया है ना, और इस एरिया में हमारे पास पिछले साल का जो बचा हुआ सीड था वो रखा हुआ है, सेव्ड सीड। तो व्हाट इज सीड रिप्लेसमेंट रेट? सीड रिप्लेसमेंट रेट इज इक्वल टू सर्टिफाइड सीड कितना में लगाया है विद द सेव्ड सीड। सेव्ड सीड कितने में लगाया है? तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है यार। ओके, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली, आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यार। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है एग्रीकल्चर के अंदर वो हमारे पास मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में हमको बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर इज नॉट फन और फैक्टर्ड इन वाइल कैलकुलेटिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ क्रॉप। जो अनपेड फैमिली लेबर है उसको फैक्टर नहीं किया जाता जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? क्या ये स्टेटमेंट सही है यार? देखो यार, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, बिकॉज स्वामीनाथन कम्युनिटी ने बोला है कि हमारे पास जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना यार, उसमें हमारे पास क्या करते हैं, है ना, फैमिली लेबर को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फैमिली लेबर को इंक्लूड करते हैं। A2 + FL जो है ना, A2 + FL, यहाँ पे FL क्या है, फैमिली लेबर, इट इज़ इंक्लूडेड, ठीक है। सो ये A2 + FL फॉर्मूला में चलता है। हमारे पास जो MSP है उसमें हमारे पास ये जो है इट इज़ इंक्लूडेड। CACP डज नॉट डू एनी फील्ड बेस्ड कॉस्ट एस्टिमेट इटसेल्फ। क्या CACP जो है फील्ड बेस्ड एस्टिमेट खुद से नहीं करता भाई? बिल्कुल सही बात है। इसको कौन करता है? तो
इट इज़ प्रोवाइड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। ओके, MSP इज अवेलेबल फॉर रॉ कॉटन, मूंग, रॉ जूट, कोपरा, सोयाबीन, डी हस्क, कोकोनट। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। MSP जो है टोटल 22 क्रॉप्स के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर द शुगर केन, ठीक है। तो इनमें ये रॉ कॉटन आता है, मूंग आता है, बिल्कुल सही बात है, रॉ जूट आता है, कोपरा आता है, सोयाबीन आता है, डी हस्क कोकोनट आता है, ठीक है। तो हमसे करेक्ट पूछा गया है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2 and 3 ओनली, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विथ रेफरेंस टू दी फिश प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है यार, विथ रेफरेंस टू फिश प्रोडक्शन इन इंडिया, हमको बात किसकी करनी है? फिश प्रोडक्शन की बात करनी है। द शेयर ऑफ इनलैंड फिशरीज हैज़ गॉन लेस देन 50% ऑफ द टोटल फिश प्रोडक्शन इन द रिसेंट ईयर्स। जो इनलैंड फिशरीज है, मतलब सपोज करो जो इंडिया के अंदर में जो अपने पास समुद्र है, मतलब इंडिया के अंदर जो हमारे पास तालाब हैं, नदियाँ हैं, वहाँ से जो फिश प्रोडक्शन है वो कम हो गया है, लेस देन 50% हो गया है क्या ना? ये इंक्रीज़ हो गया भाई, 66% से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है ना। मतलब सपोज करो 100 मछली पैदा कर रहे हैं तो उसमें 66 कहाँ से आ रहे हैं? इनलैंड फिशरीज से आ रहे हैं। सो ये गलत बोल रहा है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर, ना भाई ना, चाइना इज़ द लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर। सेकेंड में कौन है? इंडिया। शापरी सर्टिफिकेट स्कीम इज़ रिलेटेड टू द एक्वाकल्चर प्रोडक्ट। जो शापरी सर्टिफिकेशन स्कीम है वो किसके साथ रिलेटेड है यार? शापरी सर्टिफिकेशन स्कीम, बिल्कुल सही बात है, एक्वाकल्चर प्रोडक्ट के साथ ये रिलेटेड है ना। इसको डेवलप किसने किया है? एम्पीडा ने, दैट इज मराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डेवलप किया है। दिस इज करेक्ट। हमसे इनकट पूछा है यार, इनकट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सापरी सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू एक्वाकल्चर प्रोडक्ट। देखो भाई, सापरी सर्टिफिकेट जो है ना, बिल्कुल सही बात है। एक्वाकल्चर तो यहाँ पे देखो गलत ही दिया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे दिया ही नहीं है यार। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसी करनी है? एग्रीकल्चर की बात करनी है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दैट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं एग्रीकल्चर के बारे में बताना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एम टू अचीव रिडक्शन इन द पोस्ट हार्वेस्ट टू 10%। जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, उसको कम करने की बात होती है यार, कि कम से कम 10% तक लाएंगे उस चीज़ को, ऐसा बोलता है क्या ये? बिल्कुल बोलता है यार। ये अभी जो 25 से 20% हो रहा है उसको हम 10% तक लाएंगे यार। अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजीरियस टू द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जो ज़्यादा ठंड आ जाती है तो वो क्या कॉटन प्लांट्स को उगने में ठीक से मदद नहीं करता? बिल्कुल सही बात है, बिकॉज कॉटन रिक्वायर्ड 210 डेज ऑफ फ्रॉस्ट फ्री पीरियड। और अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडीली एकदम ठंडी मौसम आ गया तो यहाँ पे ये ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा यार। सो दिस इज़ करेक्ट। शुगर कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टिश्यू कल्चर। क्या टिश्यू कल्चर से जो सेटिंग हम प्रिपेयर कर सकते हैं? सेट्स मतलब समझना, ये जो गन्ने होते हैं ना, गन्ने के, इसको कट कर करके जो बनाते हैं ना, उसको क्या हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं भाई? वेजिटेटिव प्रोपागेशन में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं और कल्टीवेट कर सकते हैं शुगर केन को। करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट हो जाएगा D1 ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद रेफरेंस टू एग्रो फॉरेस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करनी है। इट इज़ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ, एक और चीज़ याद आया भाई मेरे को, यहाँ पे हमने MSP की बात की थी ना, तो MSP को रिकमेंड किसने किया था? भाई इसको स्वामीनाथन कम्युनिटी ने बोला कि
स्वामीनाथन कमेटी ने क्या बोला कि हमको किस पे एमएसपी प्रिस्क्राइब करना है, A2+FL में। ठीक है, A2 के अंदर क्या क्या कॉस्ट आते हैं भाई, जो डायरेक्टली इनकर्ड करते हैं, जैसे कि सीड के ऊपर जो कॉस्ट है, फर्टिलाइजर के ऊपर जो कॉस्ट है, पेस्टिसाइड के ऊपर जो कॉस्ट है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, A2+FL में A2 के अंदर जो कॉस्ट इनकर्ड इन सीड्स है ना, कॉस्ट इनकर्ड इन पेस्टिसाइड्स, कॉस्ट इनकर्ड इन हायर्ड लेबर है ना, कॉस्ट इनकर्ड इन फ्यूल, इरिगेशन, तो ये सब A2 के अंदर आ गया। एंड FL के अंदर क्या आता है भाई, FL के अंदर हमारे पास क्या आता है, फैमिली लेबर। अगर आपको ये पूछे कि C2 क्या है, ठीक है ना, तो एट प्रेजेंट हमारे पास CACP जो होता है ना, वो C2 + A2+FL दोनों से मिलकर डिटरमाइन किया जाता है ना। तो C2 में क्या आता है भाई, C2 एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट होता है जिसमें हमारे पास रेंटल एंड इंटरेस्ट फॉरगोन को भी जुड़ा जाता है, जो कि सपोज करो इसने किसी भी चीज़ का लोन लिया है ना, उसके ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहा है, रेंटल चीज़ें भी आती हैं इसमें, रेंटल एंड इंटरेस्ट फॉरगोन। ओके, सो अभी की जो हमारे पास है, दोनों के ऊपर हमारे पास क्या होता है, एमएसपी डिसाइड होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है, फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता, बोल रहा गलत बात है, इट इज़ इंक्लूडेड। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमको हमेशा याद रहना चाहिए। ओके, गवर्नमेंट अनाउंस करता है एमएसपी को, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे, CACP के। ठीक है, तो इसका रखना, हु अनाउंस एमएसपी, एमएसपी गवर्नमेंट, इसको एक लाइन लिखता हूँ, गवर्नमेंट अनाउंसेस एमएसपी ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ CACP, है ना, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और ये जो CACP है वो कैसे डिसाइड करता है भाई, जो कितना कॉस्ट होना चाहिए, A2+FL से एंड C2 से। और A2+FL क्या है ना, हमने C2 क्या देख लिया है। एग्रो फॉरेस्ट्री की बात कर रहे थे यार, तो एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में हमसे पूछा गया है, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक एंड ट्री एज ए सिस्टम रादर देन इंडिविजुअली। बिल्कुल सही बात है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेट प्रैक्टिस है। ठीक है, सब चीज़ को एक साथ हम मिला के मैनेज करने की बात करते हैं, उनको इंडिविजुअली मैनेज करने के मुकाबले। एंड इट हेल्प टू प्रिजर्व दी जम प्लाज्म ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, ये इम्प्रूव करता है सॉइल फर्टिलिटी को, प्रोटेक्ट करता है लाइफ स्टॉक को। ठीक है, उनको विंड से प्रोटेक्ट करता है, एंड ऑल्सो है ना, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसको रोकता है, प्रिजर्व करता है जम प्लाज्म, है ना, ऑफ दी इंडेंजर्ड स्पीसीज़, है ना, सेंसिटिव स्पीसीज़ को एक तरह से प्रिजर्व करने की बात करता है ये। तो 9 का इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट तो कोई से नहीं है, आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट हेल्प इन रूट डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। क्या फॉस्फोरस एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, बिल्कुल सही बात है, रूट डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार। वर्टिकल फार्मिंग यूजेस टेक्निक सच एज हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, एरोपोनिक्स, बिल्कुल सही बात है। वर्टिकल फार्मिंग में क्या होता है यार, हमारे पास ऐसे लाइन बाय लाइन यहाँ पे प्लांट्स को उगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स एंड एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स मतलब हवा में उगाना, हाइड्रोपोनिक्स मतलब पानी में उगाना, है ना, तो ये सब चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ग्रोइंग मोर देन 2 क्रॉप्स इन अ पीस ऑफ लैंड इन अ ईयर इज इन अ ऑर्डरली सेशन इज कॉल्ड एज इंटरक्रॉपिंग। व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग यार, है ना, 2 से ज़्यादा क्रॉप उगाना, है ना, इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉप रोटेशन। ठीक है ना, डिफरेंट मतलब सॉरी क्रॉप रोटेशन तो नहीं बोलेंगे। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग में एक क्रॉप की फील्ड है, यहाँ पे हमने क्या उगाया, धान उगाया, यहाँ पे हमने कोई सब्जी उगाया। ठीक है, धान उगाया, सब्जी उगाया, धान उगाया, सब्जी उगाया, धान उगाया, तो इसको हम लोग क्या बोला भाई, इंटरक्रॉपिंग बोला। ठीक है ना, क्लोज रोज एंड बेड्स में हमारे पास चीज़ों को उगाना इस कॉल्ड एज इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग इसको बोलते हैं। 2 से या फिर 2 से ज़्यादा क्रॉप को एक ही ईयर के अंदर एक ऑर्डरली सक्सेशन में उगाना इज नॉट कॉल्ड एज इंटरक्रॉपिंग यार, है ना, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन।
दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा ए 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 11 है यार, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेनफेड फार्मिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे क्या पूछा गया है, रेनफेड फार्मिंग के बारे में पूछा गया है। इंडिया स्टैंड फर्स्ट अमॉन्ग द रेनफेड एग्रीकल्चर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो रेनफेड फार्मिंग करते हैं, मतलब जो कम पानी में फार्मिंग करते हैं, उनमें इंडिया नंबर 1 पे है क्या? बिल्कुल सही बात है यार। हमारा जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है वहाँ पे 66% हमारे पास जो लैंड है वो कैसा है ना, रेनफेड फार्मिंग के अंदर है। दिस इज करेक्ट। एंटीसोल कैन बी फाउंड इन दी रेनफेड एरियाज। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है। एंटीसॉल्स क्या होते हैं भाई? एंटी सॉइल्स सर कुछ नहीं होते भाई, जो कि ऐसे सॉइल्स होते हैं जो कि तुरंत अभी भी बने हुए हैं, फिर रिसेंट ओरिजिन जिनका हुआ है ना। तो ये रेनफेड एरियाज़ में जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है या फिर बहुत कम टेम्परेचर है, एक्सट्रीम टेम्परेचर वहाँ पे देखने को मिलता है, सेमी एरिड रीजन से पाया जाता है। ठीक है, सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है, तो ये सही है भाई। रेनफेड एरियाज में हमारे पास एंटी सॉइल देखने को मिलता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 और 2, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यार? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Sahakar Mitra scheme was launched by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises for online placement of trainees, for helping employees to post job opening and facilitating candidates to apply। तो सहकार मित्र स्कीम किस लिए लॉन्च किया गया था भाई? बिल्कुल गलत बात है ना। ये तो सही था कि भाई एम्प्लॉय ट्रेनीज को यहाँ पे एक प्रकार से ये कि एम्प्लॉयज़ के लॉन्च किया गया था, बट इट इज़, देखो ये जॉब, पहली बात तो ये है कि देखो जॉब ओपनिंग है ना, फैसिलिटेट कैंडिडेट टू अप्लाई, ये सब चीज़ों से इसका कोई लेना देना नहीं है भाई। सहकार मित्र स्कीम नाम से समझ आ रहा है, सहकार मित्र मीन्स ये जो है यंग प्रोफेशनल्स को मदद करता है कि वो क्या कर पाएँ, एक्सपीरियंस ले पाएँ भाई, है ना, डिफरेंट फील्ड्स में, और सेल्फ रिलायंस हो पाएँ। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। भवांतर भुगतान योजना ऑफ उड़ीसा साउथ टू प्रोवाइड। देखो भाई पहली बात तो ये भवांतर भुगतान योजना जो है उड़ीसा ने लॉन्च नहीं किया था। ठीक है, इट्स आउट टू प्रोवाइड रिलीफ टू फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग द डिफरेंशियल बिटवीन एमएसपी एंड मार्केट प्राइस। ये तो सही है कि हाँ, ये डिफरेंशियल जो मार्केट प्राइस और एमएसपी के बीच के डिफरेंस को ये प्रोवाइड करता है, बट इट इज़ नॉट बाय लॉन्च बाय द महाराष्ट्र उड़ीसा गवर्नमेंट, बट बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, अडॉप्टिंग नो टीलेज इन एग्रो सिस्टम और एग्रो इकोसिस्टम एनहांस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन सॉइल। नो जीरो टीलेज है ना, नो जीरो टीलेज नहीं भाई, नो टीलेज मतलब है ना, यहाँ पे क्या होता है, जो क्रॉप के सीट होते हैं इट इज सोन थ्रू ड्रिलिंग इनटू दी प्रायर लैंड प्रिपरेशन। ये सपोज करो ये लैंड है तो इस पर ड्रिल करके यहाँ पे डाल दिया जाता है, तो टीलेज नहीं करता, मतलब जो जोताई होती है वो यहाँ पे नहीं होती यार। ठीक है, सो इससे क्या होता है, एनहांस करता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को ये। ठीक है, क्योंकि ये वहाँ पे सीड डालता है जहाँ पे क्रॉप का स्टबल है, जिससे उसको न्यूट्रिएंट अच्छे से मिल पाए। ठीक है ना, तो कॉस्ट को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, है ना, सॉइल इरोजन को भी कम करेगा, है ना, इरिगेशन रिक्वायरमेंट को भी कम करेगा, तो एक तरह से बेहतर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प कर रहा है यार। सो ये करेक्ट हो गया, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है यार, विथ रेफरेंस टू पल्सेस कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है, हमको पल्सेस की बात करनी है। ठीक है, दालों की बात करनी है। पल्सेस हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सॉइल। बिल्कुल सही बात है, पल्सेस जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। बच्चे को पता है इनके नीचे क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जिससे हमारे पास ये हेल्प करते हैं। राइजोबियम नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, वो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। बिहार इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ बिकॉज अब थोड़ा सा तेज करने का समय आ गया। ठीक है, 60 क्वेश्चन से यार। ठीक है, सो बिहार इज द लीडिंग, क्या बिहार इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया? ये सही है कि गलत है भाई? गलत है, बिकॉज जो हमारे पास लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ दिस पल्सेस है, सबसे हमारे पास पल्स जो होता है वो मध्य प्रदेश के अंदर होता है यार, नॉट इन बिहार, सो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, पल्सेस क्रॉप आर ग्रोन ओनली ड्यूरिंग द खरीफ सीजन। देखो भाई पल्सेस क्रॉप जनरली हमारे पास सब सीजन में देखने को मिलते हैं ग्रो करने को। ठीक है ना, तो रबी, खरीफ एंड जायद तीनों में देखने को मिलते हैं।
दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है भाई, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो यूनियन टेरिटरी हैज़ येट अचीव द स्टेटस ऑफ 100% ऑर्गेनिक रीजन। देखो भाई ये गलत है, बिकॉज हमारे पास जो सिक्किम था वो हमारे पास है ना इंडिया के फर्स्ट रैंक में आता है भाई नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। तो सिक्किम जो था वो हमारे पास एक पहला स्टेट बना है ना, जिसने क्या किया हमारे पास सबसे पहला स्टेट जो कि 100% ऑर्गेनिक बना, और सेकंड जो है हमारे पास यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, ठीक है ना। तो लक्षद्वीप बिकेम दी यूनियन टेरिटरी विच अचीव दी 100% ऑर्गेनिक स्टेटस। तो ये गलत हो गया यार, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मर्स डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये गलत है भाई, बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मर डज यूज दी फर्टिलाइजर्स बट दे यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दैट इज ऑर्गेनिक मैन्योर एंड एनिमल प्लांट वेस्ट। इंडिया ऑर्गेनिक इज अ सर्टिफिकेशन मार्क फॉर ऑर्गेनिकली फार्म्ड फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, इंडिया ऑर्गेनिक जो है एक तरह सर्टिफिकेट मार्क जैसे हमारे पास लगाते हैं ना स्टाम्प टाइप फसाई का, है ना, जैसे स्टील बर्ड के अंदर है ना ISI मार्क लगता है, उसी प्रकार हमारे पास इंडिया ऑर्गेनिक का स्टाम्प लगता है भाई, जो कि बताता है कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ है। तो सी पर थ्री करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा D, ओनली 3 इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है यार, विथ रेफरेंस टू एपीडा, मैंने एपीडा के बारे में क्वेश्चन में बताया है ना। एपीडा क्या होता है यार, एपीडा जो है हमारे पास है ना, ये क्या है, ये पूछा गया है, ठीक है। एपीडा के बारे में बताओ चीज़ें। एपीडा इज मैंडेटेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एडिड प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो देखो एपीडा का पहले फुल फॉर्म समझ लो यार, व्हाट इज एपीडा, इट इज एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये क्या एक्सपोर्ट प्रमोशन में हेल्प करता है, नाम से ही समझ आ रहा है एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करता है यार, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इट इज़ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। देखो भाई ये स्टैट्यूटरी बॉडी तो है बिकॉज इसको एपीडा एक्ट से बनाया गया है ना, बट ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आता है यार। एपीडा जो कि 1985 में आया था उससे बनाया गया है इसको। इट हैज़ बीन एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर इम्पोर्ट्स ऑफ शुगर, क्या इम्पोर्ट्स ऑफ शुगर को भी देखता है, एक्सपोर्ट्स को देखता है, साथ ही साथ इम्पोर्ट्स को भी देखता है यार। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एपीडा के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए वो हम कवर कर रहे हैं यार, ठीक है। बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है आपकी एग्रीकल्चर, बहुत टाइम लगता है इसको लोगों को पढ़ने में, लेकिन हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को करके जल्दी से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है वो हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 16 इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर के अंदर। हमको बात करनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी एंड इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिटरमाइनिंग एमएसपी। एमएसपी को डिटरमाइन कौन करता है, सीएसीपी डिटरमाइन करता है क्या, बिल्कुल डिटरमाइन करता है, दैट इज एग्रीकल्चर, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है वो डिटरमाइन करता है इसको, और बहुत सारी चीज़ों को देख के इसको डिटरमाइन करता है यार। डिमांड एंड सप्लाई को देखता है, क्रॉप का प्रोडक्शन कितना हो उसको देखता है ना। यहाँ पे जो बोल रहा है कि देखो इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी को देखता है, इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन को देखता है, बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। एमएसपी फॉल अंडर दी एम्बर बॉक्स कैटेगरी ऑफ WTO, बिल्कुल सही बात है, एम्बर बॉक्स कैटेगरी के अंदर आता है। एंड एम्बर बॉक्स कैटेगरी के अंदर क्या होता है भाई, यहाँ पे एम्बर बॉक्स जो है वो डिस्टॉर्ट तो करते हैं यार हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड को, है ना, बाय मेकिंग दी पर्टिकुलर कंट्रीज जो प्रोडक्ट है उसको चीप कर देते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। और इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे पास सब्सिडीज़ जो मिलते हैं हमको, है ना, इनपुट सब्सिडीज़ जो मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, सीड्स के अंदर, फर्टिलाइजर्स के अंदर, तो ये एम्बर बॉक्स कैटेगरी के अंदर ही आता है एमएसपी, ठीक है। तो दिस इज़ करेक्ट। एमएसपी इज डिफाइंड एज अ प्राइस एट विच दी FCI सेल्स दी फूड ग्रेन्स फॉर PDS कंजम्पशन। देखो भाई सबको पता है एमएसपी मतलब क्या है, एमएसपी इज द प्राइस एट विच, है ना, सबको पता है एमएसपी इज द प्राइस एट विच जो हमारे पास फार्मर्स है ना उनसे जो सरकार खरीदती है
है ना, ओपन मार्केट में जो सरकार उनसे खरीदती है उसको हम क्या बोलते हैं, जो गवर्नमेंट हो गया वो हमारे पास जो खरीदती है उसको हम एमएसपी बोलते हैं, ठीक है। जिस प्राइस पे एफसीआई जो है पीडीएस कंजम्पशन पे जो पैसे देती है उसको हम क्या बोलते हैं, इशू प्राइस बोलते हैं यार। जैसे आप खरीदना 1 रुपये 2 रुपये में चावल मिलता है बोलते हैं ना, तो वो क्या आपसे जो बच्चा आपसे जो चावल धान लिया वो एमएसपी पे लिया और उसको एफसीआई ने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पीडीएस सिस्टम पे इशू प्राइस पे बेचा। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट हो जाएगा C3 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। कुछ टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात करने की क्या होते हैं वो उनके फीचर्स थे। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग किसको बोलते हैं यार, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। प्रिमिटिव है बिकॉज डिपेंड कर रहा है मानसून पे, हमारे पास कोई हम बोर नहीं खुदा रहे हैं, कोई हमारे पास हैंडपम्प नहीं है। सब्सिस्टेंस मतलब हमारी दिनचर्या जितनी चल जाए, हमारा गुजारा बसरा जितने से हो जाए उसके लिए, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, रियरिंग ऑफ एनिमल एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप टुगेदर, बिल्कुल सही बात है। मिक्स्ड इन द सेंस यहाँ पे एनिमल प्लस प्लांट, इस तरह से याद रखना, प्लांट प्लस एनिमल दोनों की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे हम गाय भैंस भी चराते हैं यार, है ना, गाय भैंस है ना, सीप हो गया कैटल्स हो गए, है ना, उसके साथ हम क्रॉप का भी कल्टीवेशन करते हैं। जो गाय भैंस है उनका जो गोबर है वहाँ पे किसका काम आ जाता है, वहाँ पे मैन्योर का काम आ जाता है। और वहाँ पे जो चारा बचा, मतलब उनके चारे के लिए आप वहाँ पे जो हस्क है वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक तरह से मिक्स्ड फार्मिंग यही है। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है, यूज हायर इनपुट्स टू इंक्रीज दी ओवरऑल यील्ड, बिल्कुल सही बात है। इंटेंसिव फार्मिंग में हमारे पास हाई यील्डिंग सॉइल्स, हाई यील्डिंग फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, हाई यील्डिंग सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी सही है यार, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। हमको बात किसकी करनी है भाई, हमको बात करनी है प्लांटेशन एग्रीकल्चर की। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। देखो भाई बिल्कुल सही बात है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाता है पूरे पूरे एंटायर ईयर में, ठीक है, एक सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाता है पूरे पूरे एंटायर ईयर में। तो इस तरह से एक कमर्शियल फार्मिंग ही है। जैसे कि हमारे पास जनरली उगाते हैं, जैसे कि हमारे पास टी हो गया, ठीक है, रबर हो गया। ओनली फूड क्रॉप आर ग्रोन इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर। गलत बात है, किसी पर सिर्फ फूड क्रॉप को इस्तेमाल करते हैं ना भाई ना, बहुत सारे नॉन फूड क्रॉप लाइक कॉफ़ी, रबर, कोकोनट, ठीक है, ऑयल, पाल्म, ये सब चीज़ उगाते हैं। तो ऐसा नहीं किसी पर सिर्फ फूड क्रॉप को प्लांटेशन एग्रीकल्चर ग्रो करते हैं। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज आर द एडवांटेजेस ऑफ लीविंग क्रॉप रेसिड्यू ऑन द फील्ड इटसेल्फ। आपने जो क्या किया, सपोज करो धान काट के आपने उसका हस्क को वहीं छोड़ दिया, तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये हमसे पूछा गया है। इट हेल्प इन कंट्रोलिंग द रन ऑफ एंड इरोजन इन द फील्ड, बिल्कुल सही बात है यार, एक तरह से जो रन ऑफ है और इरोजन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, बिल्कुल सही। इट इम्प्रूव द इन्फिल्ट्रेशन एंड एरेशन विद इन द सॉइल प्रोफाइल, बिल्कुल सही बात है, एरेशन को बढ़ाएगा, वहाँ पे एरेशन को बढ़ाएगा, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन जो है बैक्टीरियाज का उसको भी बढ़ाएगा, तो वो तरह से सॉइल प्रोफाइल को इंप्रूव करेगा। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ पार्टिकुलर मैटर इन सॉइल, पार्टिकुलर मैटर इन एयर। देखो भाई अगर आप उसको जला दोगे, आप उसको जला दोगे ना तो पार्टिकुलर मैटर बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन आप उसको जला नहीं रहे, वहीं छोड़ दे रहे हो तो पार्टिकुलर मैटर कम हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जूट इज प्राइमरली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड असम एंड आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है क्या, बिल्कुल। मेजर कैश क्रॉप है भाई जूट हमारे पास, जिसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। मेजरली वेस्ट बंगाल के अंदर ग्रो किया जाता है, बांग्लादेश के अंदर चलेगा, फैक्ट्री जब आज़ाद हुए तो, है ना, तो इसीलिए वहाँ पे आज हम लोग गारमेंट फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जूट उगता है ना। उड़ीसा में उगता है बिकॉज पार्ट तो वेस्ट बंगाल का ही था, असम इसकी प्रोक्सीमिटी है इसलिए, है ना, आंध्र प्रदेश में भी ये उगता है, तो बिल्कुल सही बात है। कोल्ड डेजर्ट एरिया ऑफ इंडिया सच एज लाहौल एंड सिप्ती, लद्दाख आर सिचुएटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ एसाफोटिडा, बिल्कुल सही है यार। एसाफोटिडा जो है वो ड्राई एंड कोल्ड डेजर्ट में यहाँ पे उगता है, ठीक है। हींग जो है ना भाई, जो हम इस्तेमाल करते हैं खाने में, ठीक है, वो हींग जिसको हम क्या बोलते हैं, एसाफोटिडा बोलते हैं, क्या वो हमारे देश में उगाया जाता है, हाँ, ठंडी जगह में उगता है भाई, ठीक है, हमारे देश में मैक्सिमम जगह में नहीं उगता, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट्स में उगता है, ठीक है, जहाँ पे ठंडी जगह मिलती है दूसरे देश में जनरली, यहाँ पे हमारे देश में उगाया नहीं जाता, ईरान अफगानिस्तान में जहाँ पे उगाया जाता है ना, वहाँ से इंपोर्ट करते हैं हम, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट कि हमारे देश कुछ जगह है जहाँ पे ये उगता है एसाफोटिडा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हींग, ये मत कन्फ्यूजन होना यार, ठीक है, करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जगह बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 21 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, ठीक है, तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, इट इज एम्ड एट मॉडर्नाइजिंग फिशिंग इंडस्ट्री, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट व्हाट, हमको किसके बारे में बात करनी है,
है ना। अबाउट यहाँ पे हमारे पास प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में, और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में पूछा गया है, नॉट मत्स्य संपदा योजना, है ना। हमारे पास ये क्वेश्चन जो है अबाउट क्या पूछा गया है यहाँ पे, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, बिकॉज एग्रीकल्चर में यही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज़ एम्ड एट मॉडर्नाइजिंग द फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी कंट्रोल। देखो ये जो है वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, पीएम मत्स्य संपदा योजना जो है मछलियों के बारे में डील करता है, नॉट प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना। एंड प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है क्या, नो। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है, बिल्कुल सही बात है, नो क्या होता है, बिल्कुल सही बात है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में पूरा का पूरा पैसा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। और ये हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। एंड मेगा फूड पार्क्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्कीम, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना में और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में हमारे पास मेगा फूड पार्क्स बनाए जाते हैं, एंड एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बनाए जाते हैं, एंड एग्रीगेटेड फूड चेन्स एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है यार, ठीक है। सो ये सब सही है यार, हमसे करेक्ट पूछा गया है, कट जाएगा 2 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है एग्रीकल्चर इन इंडिया की। झूमिंग इज प्रैक्टिस इन अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम। झूम कल्टिवेशन सबको पता है यार, एक जगह जाते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जाते हैं वहाँ पे कुछ चीज़ उगाते हैं, फिर नेक्स्ट जगह चल लेते हैं उसको जला के। सो बिल्कुल सही बात है कि इसको आसाम के अंदर, कुछ बस्तर के रीजन्स में, मणिपुर के अंदर इसको यहाँ पे कल्टीवेट किया था, जहाँ पे झूमिंग बोलते हैं उसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इन स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। बिल्कुल सही बात है यार, कुछ स्टेट्स हैं असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के अंदर 3 क्रॉप पैडी के ग्रोन किया था, जिसको असू, अमन एंड बोरो कहते हैं, है ना। ओस, अमन एंड बोरो, सो दिस इज करेक्ट। मधुबन गुजर वैरायटी इज रिच इन हाई बीटा कैरोटीन एंड आयरन कंटेंट। बिल्कुल सही बात है, मधुबन बजर एक वैरायटी है किसका, है ना, पैडी का, है ना। पैडी का वैरायटी है क्या, कैरोट का वैरायटी है भाई, है ना, जिसमें क्या होता है बीटा कैरोटीन का कंटेंट हाई होता है, आयरन का कंटेंट भी हाई होता है, तो बिल्कुल सही है ये। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यार, करेक्ट हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन 23 क्या है यार, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। हमको एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रीजनल रूरल बैंक्स प्रोवाइड क्रेडिट पर्टिकुलरली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, आर्टिशियंस एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। रीजनल रूरल बैंक्स जो आरआरबीज हम कहते हैं, है ना, जिनको नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशन में बनाया गया था, दे आर फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हम कमेटी। याद रखना, ये भी पूछा जाता है। ओके ये क्या करते हैं, स्मॉल फार्मर्स को लोन देते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स को लोन देते हैं, आर्टिशियंस को लोन देते हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को लोन देते हैं। दे कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड टू इट्स कस्टमर। देखो भाई, है ना, आरआरबी को भी कोलैबोरेशन किया गया है विद स्पॉन्सर बैंक। आरआरबी में इशू दी क्रेडिट कार्ड्स, है ना। सो दिस चीज इनका की कैन नॉट इशू बोल रहे हैं। आरआरबी कैन एक्सेस द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ऑफ द आरबीआई इफ रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही बात है ना। जो आरबीआई के अंदर हमारे पास मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ना, जो हमारे पास लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, वो सबको एक्सेस कर सकता है यार, अगर उसको लिक्विडिटी की जरूरत पड़ी शॉर्ट टर्म में तो, है ना। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किसान क्रेडिट कार्ड कवर पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन्स एंड कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स हाउस होल्ड। क्या किसान क्रेडिट कार्ड जो है पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस कवर करता है? बिल्कुल कवर करता है यार, है ना। कोई भी रिक्वायरमेंट अगर है फार्मर के हाउस होल्ड की तो उसको भी देखता है, बिल्कुल देखता है, तो ये सब सही है यार। फार्मर इन्वॉल्व इन दी क्रॉप प्रोडक्शन और एलिड एक्टिविटीज सच एज एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज आर एलिजिबल फॉर किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम। बिल्कुल सही बात है, जो कि एनिमल हस्बेंड्री में जो इन्वॉल्व हैं, जो फिशरीज में इन्वॉल्व हैं, जो अवेल कर सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम को। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 25 है, विद रेफरेंस टू एग्रीडेक्स।
हमको बात किसकी करनी है, एग्रीडेक्स की बात करनी है भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ 1000 लिक्विड कमोडिटीज ट्रेडेड ऑन द एनसीडेक्स प्लेटफॉर्म। जो एग्रीडेक्स है एक तरह से वो ट्रैक करता है क्या परफॉर्मेंस को बहुत सारे कमोडिटीज़ का। हाँ बिल्कुल 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 ट्रैक करता है यार, ऐसा लगेगा बट इज इनकरेक्ट, बिकॉज जो एग्रीडेक्स है ना यार वो क्या है, एग्रीकल्चर फ्यूचर ट्रेडिंग इंडेक्स है। इसमें 10 आते हैं, नॉट है ना 10,000 लिक्विड कमोडिटीज़। यहाँ पे 10 लिक्विड कमोडिटीज़ आते हैं, जैसे कि सोयाबीन हो गया, कोरिएंडर हो गया, कॉटन सील हो गया, गुड़ग्राम है, इसमें 10 ऐसे कुछ हैं, ठीक है। नॉट 1000 ऑफ लिक्विड कमोडिटीज़, ओनली 10 लिक्विड कमोडिटीज़, सो दिस इज इनकरेक्ट यार। इट विल फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन इन हैजिंग देयर कमोडिटी रिस्क। बिल्कुल सही बात है, ये जो एग्रीडेक्स है ना वो हेल्प करता है पार्टिसिपेंट को कि जो उनकी जो कमोडिटी रिस्क है ना उनकी तरह से क्या कर पाए, ओवरकम कर पाए, ठीक है। खरीफ एंड रबी दोनों के सीजन के यहाँ पे क्रॉप्स आते हैं, याद रखना एग्रीडेक्स के अंदर। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे इनकरेक्ट पूछा है यार। इनकरेक्ट है क्या कोई यहाँ पे, इनकरेक्ट है क्या, बिल्कुल फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा ए, 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स। हमसे करेक्ट पूछा है यार, कुछ डिसीज दिए हैं और किस क्रॉप को किस प्लांट को अफेक्ट करते हैं ये हमको बताना है, ठीक है। तो जो हमारे पास येलो डस्ट है, वो येलो डस्ट किसको अफेक्ट करता है भाई, येलो डस्ट जो है ये हमारे पास किसको अफेक्ट करता है, वीट को अफेक्ट करता है, कॉटन को अफेक्ट नहीं करता यार। पनामा डिसीज़, क्या पनामा डिसीज़ बनाना को अफेक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। पनामा जो रीजन है जिसमें हमारे पास जिसमें हमारे पास एक है एक बहुत सारा मैंने एक पिक्चर देखा था जिसमें हमारे पास ग्वांटानामो है ना, ग्वांटानामो बे है, उसी प्रकार एक ठो है ना वो पनामा बे में हमारे पास बहुत ज़्यादा केला उगता है यार, ठीक है ना। गयाना है शायद, ऐसा कुछ है ना। क्वाटामाला, हाँ क्वाटामाला के बनाना है, तो क्वाटामाला जो है हमारे पास वहाँ से बहुत ज़्यादा बनाना होता है। तो जो हमारे पास जो ये पनामा है, ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, तो ये पनामा जो रीजन है ना, पनामा डिसीज़ बोलते हैं, वो बनाना को अफेक्ट करता है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनाना उगता है। पिंक बॉल वर्म जो है वो कॉटन को अफेक्ट करता है यार, तो बच्चे को पता होगा, जो जितने भी बॉल वर्म वाले डिसीज़ हैं वो सारे किसको अफेक्ट करते हैं, कॉटन को अफेक्ट करते हैं मेनली, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 है यार, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोफर्टिफिकेशन, हमको बात किसकी करनी है, बायोफर्टिफिकेशन की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोफर्टिफिकेशन कैन बी डन ओनली यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड मेथड। देखो भाई एक्सट्रीम वर्ड है ओनली, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मेथड से बायोफर्टिफिकेशन कर सकते हैं, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग से भी कर सकते हैं, एग्रोनॉमिक्स को इम्प्रूव करके कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ इनकरेक्ट यार। हिडन हंगर कैन बी सॉल्व बाय द टेक्निक ऑफ बायोफर्टिफिकेशन, बिल्कुल सही बात है। हिडन हंगर मतलब समझना, जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, जिसमें हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि दिखती नहीं है, हमारे अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, जैसे कि विटामिन ए हो गया, तो विटामिन ए कम हो गया किसी का, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, है ना, उसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय फोर्टिफाइंग द राइस विथ विटामिन ए, जैसे कि गोल्डन राइस हो गया। सो इट इज़ बिल्कुल सही बात है। इट इन्वॉल्व इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ फूड क्रॉप ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग स्टेज। क्या ये सही है भाई, बिल्कुल गलत है, बिकॉज हमारे पास बायोफर्टिफिकेशन में हमारे पास ग्रोथ स्टेज के अंदर इंप्रूव करते हैं इसको, नॉट एट द प्रोसेसिंग स्टेज, ठीक है ना। बायोफर्टिफिकेशन हो गया ये। फूड फोर्टिफिकेशन में क्या होता है, फूड फोर्टिफिकेशन में प्रोसेसिंग स्टेज में हमारे उसके न्यूट्रिशनल कंटेंट को बढ़ा देते हैं, बट हमको बायोफर्टिफिकेशन की बात की जा रही है। हमारे पास जो प्लांट ग्रोथ है वहाँ पे ग्रोथ स्टेज में हमारे पास क्या करते हैं, बायोफर्टिफिकेशन के अंदर उसमें इंप्रूव करते हैं हमारे पास उसके न्यूट्रिशनल क्वांटिटी को या फिर न्यूट्रिशनल कंटेंट को। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फूड एंड माउथ डिसीज इज अ हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज दैट इज ट्रांसमिसेबल टू ह्यूमंस। क्या ये सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। फूट एंड माउथ डिसीज जो है वो हमारे पास लाइफ स्टॉक्स में देखने को मिलता है, जनरली कैटल्स में देखने को मिलता है, शिप में देखने को मिलता है, गोट्स में देखने को मिलता है। एक वायरल डिसीज है, वो ह्यूमन के अंदर भी ट्रांसमिट कर सकता है, बिल्कुल सही। फर्टिलाइजर्स एंड न्यूट्रिएंट लॉस इज मिनिमाइज ड्यू टू द लोकलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन, बिल्कुल सही बात है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में आप क्या कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर जगह पे स्प्रे कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो आपको जो आप जैसे खेत में क्या कर रहे हो, आप बहुत जगह एक न्यूट्रिएंट को डाल दिए पानी से, तो आप वेस्ट हो जाता था, ठीक है। लेकिन हमारे पास स्प्रिंकलर मेथड या फिर ड्रिप मेथड से हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे, है ना, एक पर्टिकुलर जगह पे हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट को दे रहे हैं, जिससे हमारे पास लॉस बच जा रहा है, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट तो दोनों है यार, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 29 है, अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर
हमको बात किसी करनी है, एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया की बात करनी है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया की बात करनी है। इट्स करंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, करंट ट्रेंड की बात करनी है भी, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंडिया में। एग्रीकल्चर सेक्टर इज द सेकंड बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर जॉब प्रोवाइडर आफ्टर द रियल इस्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ जॉब्स दे बोथ प्रोवाइड। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? ये गलत है, बिकॉज हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन अगर देखें एग्रीकल्चर का तो ये 20% ही है भाई, एंड इट एम्प्लॉयड जस्ट 45%, ठीक है। तो आपको लगेगा कि ये सेकेंड लार्जेस्ट है, बोल रहे नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर इज द लार्जेस्ट जॉब प्रोड्यूसर सेक्टर इन द इकोनॉमी, ठीक है, इट इज नॉट सेकेंड लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट, बट लार्जेस्ट जॉब 45% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है, बट इट इज़ जस्ट कंट्रीब्यूटिंग 20% टू दी GDP। तो ये हमारे लिए एक दिक्कत का काम है, दिस इज तो इनकरेक्ट। एग्रीकल्चर सेक्टर इज द बिगेस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द कंपनी कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 90% शेयर इन द टोटल अनऑर्गेनाइज लेबर फोर्स। बिल्कुल सही बात है यार, लार्जेस्ट हमने देखा, इट इज़ लार्जेस्ट सेक्टर विच इज़ एम्प्लॉयड थिंग्स है ना, पीपल्स को इन्वॉल्व, पॉपुलेशन को एम्प्लॉय कर रहा है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही है ये, 90% अनऑर्गेनाइज पॉपुलेशन इसी से आ रहे हैं। सिंस द इकोनॉमिक रिफॉर्म बिगेन इंडिया हैज़ रिमेन कंसिस्टेंटली नेट एक्सपोर्टर ऑफ द एग्री प्रोडक्ट। जब से हमारे पास है ना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं तब से हमारे पास एक्सपोर्टर बने हैं हम लोग, बिल्कुल सही बात है। हमारा तेज़ी से हमारा जो ग्रोथ हुआ है उससे हमने जो चीज़ों को एक्सपोर्ट ही किया है यार, अभी तक कभी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी एग्री प्रोडक्ट्स को। एग्रीकल्चर इज़ द ओनली प्रोफेशन विच स्टिल कैरीज नो बर्डन ऑफ इंडिविजुअल इनकम टैक्स। बिल्कुल सही बात है ना, यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर आपको कोई कितना भी कमा ले आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा यार, सो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2, 3, 4 ओनली, आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 30 है, पोस्ट इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक एफर्ट फॉर लैंड रिफॉर्म्स। तो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स की बात की, अंडर विच टेनेंसी रिफॉर्म्स वाज एन इंटीग्रल पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स फॉल अंडर द टेनेंसी रिफॉर्म। हमसे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा टेनेंसी रिफॉर्म की बात की के अंदर आता है। तो जमींदारी सिस्टम एबॉलिश हो गया, बिल्कुल सही बात है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ व्हाट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म, है ना, जो ज़मीन हम खेती करें उसमें एक रिफॉर्म आया है। रेगुलेशन ऑफ रेंट जो है वहाँ पे हमारे पास पहले फिक्स कर दिया कि आप इससे ज़्यादा रेंट नहीं ले सकते, है ना, लैंड ओनर्स को, है ना, एंड ओनरशिप राइट्स टू द टेनेंट, बिल्कुल जिसमें वो काम करेंगे उसमें उसको देंगे, है ना। तो एक तरह से ये बिल्कुल सही है यार। ठीक है, देखो हमको बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स दिए पर हमको टेनेंसी रिफॉर्म्स की स्कीम में अंदर आए। देखो एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम इज नॉट टेनेंसी रिफॉर्म, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी जो है वो एक टेनेंसी रिफॉर्म नहीं है यार। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमॉन्ग द लैंडलेस पुअर, है ना, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमॉन्ग द लैंडलेस पुअर, वो भी हमारे पास एक तरह से क्या नहीं है, टेनेंसी रिफॉर्म नहीं है। ये बाकी जितने भी लैंड रिफॉर्म्स कह सकते हो, है ना, इट इज़ एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज के अंदर आते हैं। जो एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम है इट इज़ अंडर द एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। जो जमींदारी सिस्टम, माहलवारी सिस्टम, जो राजवाड़ी सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया ना, वो हमारे पास है ना एक्सप्लोरेटिव टेन्योर, जो एक्सप्लोरेटेटिव लैंड टेन्योर सिस्टम था उसको एबॉलिश किया। इट इज़ नॉट अंडर टेनेंसी लॉ, है ना। टेनेंसी लॉ मतलब जो लैंड के जो टेनेंट है, जो जमीन में जो काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉ लाए थे वो हमको बताना है टेनेंसी लॉ के अंदर। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इज ऑल्सो नॉट अ टेनेंसी लॉ, है ना। सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट की आपको जो जमीन मिलेगी वो इतने पर्टिकुलर डे के लिए मिलेगी, वो भी एक तरह से हमारे पास क्या है, टेनेंसी रिफॉर्म्स के अंदर आ रहा है। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो है वो हमारे पास एग्रीकल्चर के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इट इज़ नॉट अंडर टेनेंसी लॉ। तो हमसे करेक्ट पूछा गया है किसके बारे में, रिफॉर्म्स तो सारे के सारे हैं बट टेनेंसी रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं, 2, 3 एंड 5। तो इस प्रकार से आपको समझना है यार चीज़ें कैसी पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, विद रेफरेंस टू द 11th एग्रीकल्चर सेंसस जो कि 2021-22 में हुआ था, है ना। हमको बात किसकी करनी है यार, 11th एग्रीकल्चर सेंसस की, विच वॉज लॉन्च रिसेंटली, मतलब पुराना क्वेश्चन है ना। हमसे क्या पूछा गया 11th एग्रीकल्चर सेंसस के लिए बारे में, करेक्ट हमसे पूछा गया है एग्रीकल्चर सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 5 ईयर। क्या जो एग्रीकल्चर सेंसस है हर 5 साल में होता है भाई, बिल्कुल सही बात है, हर 5 साल में एग्रीकल्चर सेंसस होता है, ठीक है। पहली बार 1970-71 में हुआ था। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द डाटा कलेक्टेड फॉर द एग्रीकल्चर सेंसस विल बी कंडक्टेड ऑन स्मार्टफोन एंड टैबलेट। बिल्कुल सही बात है, इससे ये पहली बार ऐसा है कि जिसमें जो डाटा है वो कलेक्ट किया गया है स्मार्टफोन एंड टैबलेट से, पहले लिखित काम होता था। एग्रीकल्चर सेंसस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही है यार, है ना। जो 11th एग्रीकल्चर सेंसस या फिर जो एग्रीकल्चर सेंसस हर 5 साल में जो होता है
उसको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कराता है भाई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है यार, अबाउट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमको एमएसपी की बात करनी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में हमसे क्या पूछा गया है, गलत पूछा गया है, इनकरेक्ट। एमएसपी इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगेंस्ट एनी शार्प प्राइस इन द फार्म प्राइस, है ना। फार्म प्राइस में राइस को रोकता है यार, क्या गलत है भाई, बिकॉज ये गारंटी करता है फार्मर को डिस्ट्रेस सेल, अगर कोई कम मार्केट प्राइस कम हो गया तो उसको एक तरह से गारंटी करता है प्राइस, ठीक है ना। शार्प फॉल के अगेंस्ट ये नहीं है यार, है ना। शार्प मतलब शार्प प्राइस राइस बोल रहा है, इट इज शार्प फॉल नॉट शार्प प्राइस, ओके, दिस इज इनकरेक्ट। एमएसपी इज अ गारंटीड प्राइस टू सेव फार्मर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल, बिल्कुल सही बात है यार, एक तरीके से जो कम पैसे में सेल करने से बचाता है ये। MSP आर अनाउंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ना भाई ना, जो CACP है दैट इज द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, उसके रिकमेंडेशन पे हमारे पास ये MSP इज अनाउंस्ड, ओके। और हमने देखा है A2 + FL + C2। एज ऑफ नाउ MSP इज अनाउंस फॉर 23 कमोडिटीज़, बिल्कुल सही बात है यार, 23 कमोडिटीज़ के लिए MSP अनाउंस किए जाते हैं, जिसमें 22 है +1 फॉर फेयर एंड इम्यूनिटी प्राइस फॉर शुगर केन। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा, सॉरी इनकरेक्ट हमसे पूछा है ना, ऊपर में देखना, ठीक है, सबसे जो पूछा गया है वो, तो 1 और 3 इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है यार, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स की बात करनी है इंडिया के अंदर। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द होलसेल एंड सोल एंड ओनली एजेंसी हु डज द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड ग्रेन एट MSP। क्या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही प्रोक्यूरमेंट करता है फूड ग्रेन का MSP के अंदर, बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज इट इज़ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्लस स्टेट एजेंसीज, ठीक है। FCI has also been nominated as the additional nodal agency for the procurement of pulses and oil seed, बिल्कुल सही बात है यार। FCI जो है हमारे पास फूड ग्रेन्स को तो प्रोक्यूर करता ही करता है, ये पल्सेस एंड ऑयल सीड को भी प्रोक्यूर करता है, बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट पूछा गया है क्या, बिल्कुल करेक्ट पूछा गया, तो करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 34 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। FCI की बात करनी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। क्या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है FCI? भाई गलत बात है, बिकॉज इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड public distribution and not under the Ministry of Agriculture. It has the primary duty to undertake purchase, store, move, distribute and sell food grains and other food stuff। बिल्कुल सही बात है यार, प्राइमरी ड्यूटी यही है कि लोगों से लेगा, PDS में देगा। Effective price support operation for safeguarding the interest of farmer is one of the objective of FCI। बिल्कुल सही बात है यार, हमको इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट देना है फार्मर को, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 और 3 ओनली, आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 35 है, अबाउट कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको CACP की बात करनी है, जो कि MSP अनाउंस करता है ना, इसके बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। MSP फॉर मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज फिक्स्ड बाई CACP, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने बात की कि देखो MSP को कौन फिक्स करता है भाई, CACP मेजर क्रॉप्स के लिए। क्या स्टेटमेंट सही है भाई? हाँ ये गलत है, बिकॉज इट इज़ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए जो MSP है उसको फिक्स कौन करता है, गवर्नमेंट फिक्स करता है, बट इट इज़ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP, याद रखना, इट इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन, फिक्स कौन करता है याद रखना, इट इज़ बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। रिकमेंडेशन कौन करता है बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, CACP। तो इस तरह से आपको घुमाया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होने का भाई, दोनों में अलग अलग चीज़ें। इट इज़ फिक्स्ड नॉट फिक्स्ड बाय द CACP बट इट इज़ रिकमेंडेड बाय द CACP बट इट इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, दिस इज इनकरेक्ट। द CACP इज एट अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, बिल्कुल सही बात है यार,
CACP जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर एक अटैच्ड ऑफिस है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी PDS, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करनी है अपने को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करनी है। PDS इज ऑपरेटेड अंडर द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो PDS है उसको सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे इसको ऑपरेट करते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। कंट्रोलिंग द इंक्रीज प्राइस ऑफ फूड ग्रेन इज वन ऑफ द मेजर आउटकम ऑफ द PDS, बिल्कुल सही बात है यार। कंट्रोलिंग द इंक्रीज प्राइस, जो फूड ग्रेन जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उसको बढ़ने से, उसको प्राइस राइज से रोकना एक PDS का एक हमारे पास मेजर आउटकम है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल फैमिलीज, इशूइंग ऑफ राशन कार्ड, प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन आर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी द सेंट्रल गवर्नमेंट परफॉर्म बाय FCI अंडर PDS। देखो भाई ये जो है ना, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फैमिलीज, ये किसका काम है यार? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फैमिलीज किसका काम है? इट इज़ द काम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। प्रोक्यूरमेंट किसका काम है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। स्टोरेज भी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। ट्रांसपोर्टेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। इशूइंग ऑफ द राशन कार्ड, ये किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, तो अलग अलग काम अलग अलग के हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट यार, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 2। आंसर हो जाएगा 37 का ए, 36 का ए। 37 क्या है? कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। हमको क्या करना है भाई? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करनी है। अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन विल बी कवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एंटाइटलमेंट ऑफ 5 kg पर पर्सन पर मंथ। क्या ये NSA जो है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके अंदर हमारे पास 75% जो रूरल पॉपुलेशन है एंड 50% जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको हम क्या करते हैं? 5 kg पर पर्सन पर मंथ देते हैं यार, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन जो अंत्योदय अन्न योजना है उसमें जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं ना, उनको हमको क्या देखना है भाई? 35 kg पर पर्सन पर हाउस होल्ड देंगे, मतलब पर हाउस होल्ड पर मंथ। ठीक है, सो ये भी सही है यार, ये भी सही है। प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर विल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू रिसीव मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ नॉट लेस देन 6000, बिल्कुल सही बात है। 2 इंस्टॉलमेंट में इनको है ना मिलेगा मैटरनिटी बेनिफिट। प्रोविजन ऑफ फूड सिक्योरिटी अलाउंस इज नॉट येट इंक्लूडेड अंडर द एक्ट इन केस ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ एंटाइटल फूड ग्रेन और मिल। देखो भाई प्रोविज़न जो है फूड सिक्योरिटी का ये अभी भी मिलता है इसके अंदर, ठीक है ना, अगर उनको सप्लाई नहीं हो रहा है तो। ठीक है, अगर पेनल्टी का प्रोविज़न भी है यार, इट इज़ नॉट बोल रहे हैं, सो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, नो प्रोविजन ऑफ फूड सिक्योरिटी अलायंस इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, सो दिस इज़ इनकरेक्ट यार। पेनल्टी के केस में भी है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट अगर यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट के ऊपर पेनल्टी लग सकता है या फिर अथॉरिटी के ऊपर, अगर उसने ठीक से सप्लाई नहीं कर पाया तो, है ना, उनको कंप्लाई करना पड़ेगा भाई। जो डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर है उसकी बात हुई। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 और 3, आंसर हो जाएगा ए। 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिशियरी अंडर द अंत्योदय अन्न योजना। अभी भी हमने बात की, अंत्योदय अन्न योजना में पुअरेस्ट टू द पुअर को 35 kg पर हाउस होल्ड पर मंथ मिलता है। तो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स जो हैं वो इसके अंदर हमारे पास पार्ट होते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है यार। ठीक है, हमारे पास पर्सन अर्निंग देयर लाइवलीहुड ऑन अ डेली बेसिस इन एन इनफॉर्मल सेक्टर, बिल्कुल सही बात है। जो इनफॉर्मल सेक्टर में हमारा अपना डेली लाइवलीहुड लेते हैं, वो लाइवलीहुड लेते हैं, वो इसके पार्ट हैं यार। अ हाउस होल्ड हेड बाय द डिसेबल्ड पर्सन, बिल्कुल सही बात है। हाउस होल्ड जिसमें डिसेबल्ड पर्सन के द्वारा या फिर सिटीजन, सीनियर सिटीजन या फिर विडो के द्वारा हेड किया जा रहा है, दे आर दी बेनिफिशियरीज ऑफ अंत्योदय अन्न योजना। ऑल प्रीमिटिव ट्राइबल हाउस होल्ड, यस बिल्कुल। सीनियर सिटीजन है बिल्कुल। तो करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। ये सारे के सारे बेनिफिशियरी हैं अंत्योदय अन्न योजना, दिस आर कम्स अंडर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कैटेगरी। 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन के बारे में कंपोनेंट पूछा है। MSP इंक्लूडिंग सेंट्रल बोनस, तो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन के अंदर MSP इंक्लूडिंग सेंट्रल बोनस आता है क्या? बिल्कुल आता है यार। प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल्स भी आते हैं, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। बिकॉज MSP जो अनाउंस होता है
है ना, वो एक्विजिशन कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को देखते हुए, है ना, वो हमारे पास जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है उसको कंट्रीब्यूट करते हुए, है ना, यहाँ पे ये बनता है यार। तो हमने A2+FL में देखा है बहुत सारी चीज़ें हैं, C2 में कॉम्प्रीहेंशन जो कॉम्प्रीहेंसिव चीज़ें हैं वो सब हैं, तो ये सब इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन में आता है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा डी। तो ये सब चीज़ें ऐसी ऐसी हैं जो कि आप समझना, आप चीज़ों को ना वर्ड से, क्योंकि देखो इकोनॉमिक कॉस्ट में 3 चीज़ें आती है, एक तो MSP इंक्लूडिंग दी सेंट्रल बोनस प्लस प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल्स प्लस कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब समझना MSP के अंदर हमने बात की A2+FL की प्लस C2 की, और MSP प्लस प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल्स प्लस कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाता है, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं भाई, थोड़ी सी टेक्निकल है, मैं मानता हूँ समझने थोड़ी दिक्कत होगा, बट धीरे धीरे आपको समझ आने लगी चीज़ें। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओपन मार्केट सेल स्कीम। हमको बात किसकी करनी है, OMSS की, ओपन मार्केट सेल स्कीम की। OMSS refers to the selling of food grain by the government agencies at the predetermined price in the open market from time to time। बिल्कुल सही बात है यार, एक निर्धारित दर पे समय दर समय, है ना, खुले बाजार में बेचना इज कॉल्ड एज OMSS। OMSS एम टू मॉडरेट द प्राइस बाय एनहांसिंग द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन ड्यूरिंग द लीन सीजन। बिल्कुल सही बात है, जिस समय फूड ग्रेन का सप्लाई मार्केट में कम है उस समय फूड ग्रेन सप्लाई करके एक तरह से प्राइस को मेंटेन रखने की बात करता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 41 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड इज आर करेक्ट। हमको प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में बताना है। करेक्ट, द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड वॉज क्रिएटेड टू एब्जॉर्ब द वॉलेटिलिटी इन द प्राइस ऑफ द सेलेक्टेड कमोडिटीज़। बिल्कुल सही बात है यार, कुछ सेलेक्टेड कमोडिटीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस हाइक जैसे होता है, जैसे ऑनियन हो गया, पोटैटो हो गया, पल्सेस में अचानक से बहुत ज़्यादा प्राइस राइज हो जाता है, उसको देखते हुए हमको प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया गया था। The scheme provide for maintaining a strategic buffer of selected commodities for subsequent calibrated release to moderate price volatility and discourage hoarding and unscrupulous speculation। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, जो अचानक से लोग होल्ड करके प्राइस बढ़ाने की बात करते हैं तो उस समय यहाँ पे ये जो कम्युनिटीज़ हैं इसको रखे हुए स्ट्रेटेजिक बफर उसको यहाँ पे रिलीज़ कर देते हैं, जिससे प्राइस स्टेबिलिटी बनता है, मेंटेन रहता है। तो करेक्ट हमसे थर्ड स्टेटमेंट क्या है, अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम द फार्मर होलसेल मंडीज इंपोर्ट में ऑल्सो भी अंडरटेकन विद सपोर्ट फ्रॉम द फंड। बिल्कुल सही बात है, इंपोर्ट करके भी, जैसे हमारे पास प्याज बहुत ज़्यादा महंगा होता है तो हम दूसरे देश से मंगा के हमारे देश के प्याज को स्टेबलाइज करते हैं, तो ये भी हमारे पास कौन से फंड से आता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से आता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर मेंटेनिंग बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट जो है बफर स्टॉक रखती है फूड ग्रेन का, उसको रखने का कारण क्या है, रीज़न क्या है, ये हमसे पूछा गया है। मीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम बफर स्टॉक नॉर्म्स ऑफ द फूड सिक्योरिटी। बिल्कुल, फूड सिक्योरिटी के अंदर मिनिमम रखने की बात की गई है कि इतना स्टॉक आपको रखना है, उसके लिए भी गवर्नमेंट बफर रखती है। फॉर प्राइस स्टेबलाइजेशन और मार्केट इंटरवेंशन टू ऑगमेंट सप्लाई सो एज टू हेल्प मॉडरेट द ओपन मार्केट प्राइस। बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया ना अभी, जब गवर्नमेंट के अंदर मतलब सिस्टम में सप्लाई कम हो जाता है तो प्राइस बढ़ जाता है, तो उसको एक तरह से ऑगमेंट करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है ना, स्टॉक रखा जाता है, बफर स्टॉक, जिससे जब वो प्राइस बढ़ जाता है उसकी सप्लाई कर देते हैं मार्केट में, जिससे प्राइस स्टेबलाइज रहता है। मीटिंग इमरजेंसी सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ अनएक्सपेक्टेड क्रॉप फेलियर एंड नेचुरल डिजास्टर। बिल्कुल सही बात है यार, उसके लिए भी हमारे पास एक बफर रखा गया है, तो करेक्ट हो जाएगा डी। ये चारों के चारों जो हैं उनका एक कारण बनाते हैं कि हमको बफर रखना पड़ता है फूड ग्रेन्स का। 43 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अबाउट द डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट स्कीम। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है किसके बारे में, डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट स्कीम के बारे में। इनकरेक्ट पूछा गया है डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट स्कीम के बारे में। अंडर दिस स्कीम द डेजिग्नेटेड स्टेट प्रोक्योर स्टोर एंड ऑल्सो इशू फूड ग्रेन अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बिल्कुल सही बात है यार, इस स्कीम के अंदर हमारे पास कुछ स्टेट में प्रोक्योर स्टोर एंड ऑल्सो इशू करता है फूड ग्रेन, है ना, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। डिसेंट्रलाइज मतलब ग्रास रूट लेवल से। डिफरेंस बिटवीन प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल इशू प्राइस इज पास्ड ऑन द स्टेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ सब्सिडी। देखो भाई, जो डिफरेंस है ना इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द स्टेट
एंड जो सेंट्रल इशू प्राइस है ना, इट इज़ पास एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी एंड नॉट ये गलत बोल रहा है यार, बिकॉज ये तो सही कि जो हमारे पास डिफरेंस है ना, लेकिन डिफरेंस ऑफ कॉस्ट, डिफरेंस ऑफ द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द स्टेट, जो इकोनॉमी जो प्रोक्योर करने में जो कॉस्ट लगाई है और जो सेंट्रल ने जो प्राइस इशू किया है उसके डिफरेंस को, नॉट द प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल इशू प्राइस, ठीक है। इट इज़ द इकोनॉमिक कॉस्ट, मैं बताया था इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब MSP आता है, इंक्रीमेंट कॉस्ट आता है, और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं भाई, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो जी हमारे पास इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन है और जो सेंट्रल इशू प्राइस है ना, उसके डिफरेंस को, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन माइनस जो सेंट्रल इशू प्राइस है, इसको कौन प्रोवाइड करता है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है कि इसको स्टेट को एज अ सब्सिडी। सो ये उल्टा गलत बोल रहा है यार। तो हमसे इनकट पूछा है, इनकट हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट सिस्टम। हमको नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट सिस्टम के बारे में पूछा गया है। नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट सिस्टम, इसको लॉन्च किसने किया है? नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट सिस्टम को लॉन्च किसने किया है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया? नो, जो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट सिस्टम है उसको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने लॉन्च किया है। ओके, दिस रिसीप्ट्स आर इशूड डायरेक्टली बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू द फार्मर्स। देखो भाई, ये जो रिसीप्ट्स हैं इसको इशू कौन करता है? वेयर हाउस, जो कि रजिस्टर्ड होते हैं विद द वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, WDRA के साथ जो वेयर हाउस रजिस्टर्ड होते हैं वो इसको इशू करता है, नॉट बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। Farmer can seek loans from banks against the warehouse receipt issued to them against their storage। फार्मर जो है ना लोन्स ले सकते हैं क्या बैंक से वेयर हाउस रिसिप्ट के बदले? बिल्कुल, कोलेटरल की फॉर्म में। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। PM किसान की बात करनी है, PM किसान सम्मान निधि की। PM किसान सम्मान निधि के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब सेंट्रल स्टेट आपस में मिलकर इसको फंड करते हैं क्या? ना, ये जो किसान सम्मान निधि है वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूरा का पूरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूरा का पूरा हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% देती है यार। अंडर दिस स्कीम द सेंट्रल ट्रांसफर एन अमाउंट ऑफ 6,000 पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। क्या किसान सम्मान निधि के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपये देता है भाई हर साल? बिल्कुल सही बात है। फार्मर को जो कि ज़मीन रखते हैं, ऑल दी लैंड होल्डिंग फार्मर इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द लैंड, चाहे वो छोटा किसान हो बड़ा किसान हो, तो मैक्सिमम बड़े किसान को इसका फ़ायदा होता है। और ऐसा है कि बड़ा किसान को इनकम टैक्स भी नहीं लगता, तो इसीलिए पंजाब किसान बहुत अमीर हो जाते हैं। The entire responsibility of identification of beneficiary farmer families rests with the state or union territory government। बिल्कुल सही बात है, जो आइडेंटिफिकेशन है बेनिफिशियरी फार्मर का वो स्टेट के हाथ में या फिर यूनियन टेरिटरी के हाथ में। पैसा सेंटर दे रही है, कुछ तो काम स्टेट को करना पड़ेगा भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा C, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है यार? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। हमको किसकी बात करनी है? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात करनी है। करेक्ट हमसे पूछा गया है। देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955। क्या हमारे पास जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसका कोई डेफिनेशन नहीं है यार? गलत है यार। ओके, ऐसा लगेगा बट इज करेक्ट है ना, कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दिया है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 में इसका। दी एक्ट एम टू प्रिवेंट होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ फूड स्टफ। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज कुछ जैसे कि हमारे पास सैनिटाइजर्स को है ना एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिस्ट में रख दिया था, जिससे आप उसके हेडिंग नहीं कर सकते, उसके अब्रप्ट प्राइस है इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो उससे। दिस इज करेक्ट। हमसे दिस एक्ट वॉज एम्ड एट कर्बिंग इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही बात है, अचानक से बहुत तेज़ी से जो प्राइस राइज था उसको रोकने के लिए 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लाया गया था। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव।
क्वेश्चन 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। एपीएमसी की बात करनी है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केट कमिटी है, जो कि क्या करते हैं, क्रॉप को लेते हैं किसानों से। एपीएमसी आर रेगुलेटेड बाय द स्टेट। बिल्कुल सही बात है यार, जो एपीएमसी है उसको स्टेट रेगुलेट करते हैं। एम ऑफ एपीएमसी इज टू एंश्योर फार्मर आर सेफगार्डेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय लार्ज रिटेलर्स एज वेल एज एंश्योरिंग द फार्म्स टू रिटेल प्राइस स्प्रेड डज नॉट रीच एक्सक्लूसिवली, है ना, हाई लेवल, जो रिटेल प्राइस है वो एक्सक्लूसिवली हाई लेवल तक ना पहुंच जाए, है ना, ये भी देखते हैं। और फार्मर से, है ना, चीज़ें ली जाए उनके बिना एक्सप्लॉयटेशन से, रिटेल फार्मर से, मतलब जो, है ना, जैसे कि हमारे यहाँ मारवाड़ी लोग होते हैं उन्हें सब लोग धान ले लेते हैं, तो उनसे बचाने के लिए हमारे पास ये बनाया गया है। सो दिस इज़ करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेफेड की बात करने हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेफेड इज टू ऑर्गेनाइज, प्रमोट एंड डेवलप मार्केटिंग एंड स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, प्रमोट करने की बात करता है ना, ऑर्गेनाइज करने की बात करता है, नाम से समझ आ रहा है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, है ना, एंड डेवलप करेगा मार्केटिंग स्टोरेज एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नेफेड इज रजिस्टर्ड अंडर द मल्टी स्टेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। बिल्कुल सही बात है, मल्टी स्टेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर ये रजिस्टर्ड है। तो इस प्रकार से हमारे पास जब एमसीक्यू बनाते हैं ना, तो हमको चीज़ें पॉइंटर्स में याद रहती है यार, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थ्योरेटिकली चीज़ें याद नहीं होती। यहाँ पे डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टोर डिफरेंट थिंग्स एंड इट स्टोर थिंग्स इन पॉइंटर्स। ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार के डब्बे होते हैं, है ना, जैसे हनीकॉम्ब होता है ना, उसमें कुछ जगह पे ऐसी चीज़ें स्टोर होती है, उसी प्रकार से हमारे पास भी ब्रेन होता है, उसमें भी चीज़ें इसी प्रकार की स्टोर होती है। तो हमको ही करना है, बेसिक पॉइंटर्स में याद रखनी है चीज़ों को। नेफेड के बारे में जब भी आता है आपको ये पता होना चाहिए, हाँ, प्रमोट करता है, ऑर्गेनाइज करता है एंड डेवलप करता है मार्केटिंग एंड स्टोरेज ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। नेफेड जो है वो मल्टी स्टेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। नेफेड इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोक्यूरमेंट एजेंसी, है ना, अलॉन्ग विद एफसीआई। एफसीआई से हमसे एफसीआई जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो किसानों से धान लेता है, उसी प्रकार का नेफेड भी लेता है। नेफेड इज ए नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर। जैसे कि हमारे पास, है ना, जैसे कि अचानक से बढ़ गया हमारे पास ऑनियन का प्राइस, तो उसको जो स्टोर रखता है बफर, उसको रिलीज़ कर देता है जिससे प्राइस स्टेबलाइज हो जाए। तो इसके इम्पॉर्टेंट एजेंसी है ये, नोडल एजेंसी है ये नेफेड। तो इन कट हमसे पूछा है, सारे के सारे करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 49 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हमको बात किसकी करनी है भाई, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की, मिहीड की बात करनी है। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, है ना। जो मिहीड है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है क्या, मिहीड एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है क्या? नो, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, मतलब सेंट्रल स्टेट आपस में मिलकर पैसा देते हैं। In 2014, Chaman coordinated program on horticulture assessment and management using geoinformatics was initiated under MIHID। बिल्कुल सही बात है, जो चमन है उसको मिहीड ने इनिशिएट किया था। It also provide technical advice and administrative support to the state government for saffron mission। बिल्कुल सही बात है, सैफ्रॉन मिशन के अंदर जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, वो कौन है, मिहीड है। That is mission for integrated development of horticulture। Horticulture means something that is related to what? ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को उगाना इसको हॉर्टिकल्चर। तो उस प्रकार से चीज़ें हमसे पूछी गई है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, मतलब फ्लावर्स, फूड प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, डेकोरेटिव प्लांट्स, इन सब को उगाना इज व्हाट वी कॉल हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा C2 and 3 ओनली। 50 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द ऑपरेशन ग्रीन। हमसे क्या पूछा गया है भाई, ऑपरेशन ग्रीन के बारे में पूछा गया है। ऑपरेशन ग्रीन के बारे में करेक्ट पूछा गया है। इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। जो ऑपरेशन ग्रीन है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया था क्या? नो, इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री।
ओके। ऑपरेशन ग्रीन सीक्स टू स्टेबलाइज द supply of tomato, onion and potato crop and to ensure availability of top that is tomato, onion and potato crop throughout the country round the year without price volatility। बिल्कुल सही है। ऑपरेशन ग्रीन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने लॉन्च किया था, जिसमें हम टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो को एक तरह से स्टेबलाइज करने की बात करते हैं। नाफेड इज द नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर अंडर ऑपरेशन ग्रीन। नाफेड क्या नोडल एजेंसी है? बिल्कुल सही बात है। नाफेड है कि हमने देखा था, नाफेड की बात की थी अभी हमने, देखो यहाँ पे नाफेड की बात की थी, जो कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि इम्प्लीमेंट करता है प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स को ऑपरेशन ग्रीन के अंदर। सो दिस इज करेक्ट यार, हमसे करेक्ट ही तो पूछा गया है। करेक्ट क्या हो जाएगा यार? 2 and 3 ओनली। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 51 हमसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केटिंग एक्ट। हमको बात करनी है मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केटिंग एक्ट 2017 के अंदर आया था, उसके बारे में। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केट कमिटी प्रोवाइड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एज सिंगल मार्केट। ये जो हमारे पास APLMC है ना, क्या ये हमारे पास रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करता है यार स्टेट्स को? बिल्कुल सही बात है, एक सिंगल मार्केट के अंदर यूनियन टेरिटरीज को भी। टू गिव फ्रीडम टू द एग्रीकल्चरिस्ट टू सेल देयर प्रोड्यूस टू द बायर्स एंड एट द प्लेस एंड टाइम ऑफ देयर चॉइस। बिल्कुल सही बात है ना, जहाँ पे वो बेचना चाहें, किसको वो बेचना चाहें, ये उनको प्रोवाइड करता है यार चॉइस। मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केटिंग एक्ट जो है वो। सेंट्रलाइजेशन ऑफ मार्केट कमिटी एंड स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी मार्केटिंग बोर्ड टू स्ट्रीमलाइन देयर फंक्शन। कि ये सेंट्रलाइजेशन की बात करता है? नो, इट टॉक्स अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन यार। तो हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ग्राउंड रूट लेवल पे जो चीज़ें हैं वो उनको दे रहे हैं। करेक्ट पूछा, करेक्ट जाएगा A 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 52 है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। ठीक है, इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, याद रखना, कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अभी बन गया है। ठीक है, कॉफ़ी का तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है भाई? ब्राज़ील है। पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया है। ठीक है, ऑयल पाम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? बच्चे को पता होना चाहिए, इट इज इंडोनेशिया। ओके, करेक्ट हमसे पूछा गया पैडी का सबसे पहला क्या है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? पैडी कौन है भाई? चाइना। करेक्ट हो जाएगा B 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 53 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग फिशरीज सेक्टर इन इंडिया। हमको किसकी बात करनी है भाई? फिशरीज सेक्टर की बात करनी है, मछली वाले सेक्टर की बात करनी है। वाइल इनलैंड फिशरीज आर फुल्ली मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मराइन फिशरीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? देखो, इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट है एंड 2nd लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन है। ठीक है, तो हमारे अंदर जो इनलैंड फिशरीज़ है उसको स्टेट गवर्नमेंट तो मैनेज करती है, सही बात है। बट जो मैराइन फिशरीज़ है उसको पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, प्लस जो कोस्टल स्टेट गवर्नमेंट है जिनके साथ उसका बॉर्डर है वो इसको मैनेज करती है। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द फैसिलिटी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड टू द फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स टू हेल्प देम मीट देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स। बिल्कुल सही बात है, जो KCC पहले कुछ लैंडलेस फार्मर्स पे था उसको अब फिशरी सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में भी एक्सटेंड किया है गवर्नमेंट ने। इनका पहला आंसर है भाई, तो आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 54 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई नाम, दैट इज ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस है ना, और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द लेड एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग ई नाम। क्या फूड एग्रीकल्चर? बिल्कुल गलत है यार, बिकॉज ई नाम को हमारे पास कौन इम्प्लीमेंट करता है? ई नाम इज इम्प्लीमेंट बाय SFAC, दैट इज स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोरियम। स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोरियम जो है इसको इम्प्लीमेंट करता है ई नाम को। ई नाम प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस फॉर ऑल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी है ना, रिलेटेड सर्विस एंड इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है, जो ई नाम है ना एक सिंगल विंडो सर्विस प्रोवाइड करता है सारे के सारे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ हैं उनको।
एक जगह जहाँ से वो खरीद सकते हैं, जहाँ से वो बेच सकते हैं। तो करेक्ट हमारे पास हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन 55 है अबाउट फर्टिलाइजर सब्सिडी इन इंडिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट। हमको बात करनी है फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में। करेक्ट, इंडियन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। देखो भाई, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट। प्रोडक्शन में हम थर्ड लार्जेस्ट हैं, कंजम्पशन में हम सेकेंड लार्जेस्ट है। तो फर्स्ट कौन है? ठीक है, तो कंजम्पशन में फर्स्ट नंबर पे कौन है भाई? चाइना है। एंड प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर में कौन है? यूएसए है। ठीक है, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। यूरिया इज द ओनली फर्टिलाइजर एट प्रेजेंट विथ प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग कंट्रोल्ड स्टेटली बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है यार, एकमात्र अभी जो फर्टिलाइजर इसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है जिसके प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को, वो यूरिया ही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट तो ऊपर में पूछा गया जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 56 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। हमको सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की बात करनी है। दी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विच हैव अप्रूव्ड इट। क्या इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है भाई, सॉइल हेल्थ कार्ड को? बिल्कुल सही बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। ऐसा लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नो, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। It contains the status of soil with respect to the 12 parameters in which the secondary nutrients are nitrogen, phosphorus and potash। देखो भाई ये यार नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस ये सब प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, नॉट सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंदर सल्फर आता है यार, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल सल्फर है। ठीक है, और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट सबको पता ही है। दिस इज इनकरेक्ट। Under the soil health card scheme, a farmer will get the soil health card once every 3 years. No, a farmer will get soil health card once every 2 years. So this is also incorrect। हमसे करेक्ट पूछा, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं, आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन 57 है अबाउट दी हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन इंडिया। हॉर्टिकल्चर मतलब जहाँ पे हम फ्रूट्स उगाने की बात करते हैं, वेजिटेबल्स उगाने की बात करते हैं, जहाँ पे हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगाने की बात करते हैं, उस सेक्टर के बारे में हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई वैल्यू क्रॉप्स, higher productivity per unit of area and lower requirement of irrigation and input cost। हाँ बिल्कुल सही बात है यार, इसमें वेजिटेबल, स्पाइसेस, ऑर्नामेंटल, प्लांटेशनल, एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स आते हैं, है ना। हाई वैल्यू होते हैं यार, बहुत कम पैसा लगाना पड़ता है इनको उगाने के लिए। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल गलत बात है, सेकेंड लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट कौन है भाई? इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट। सब चीज़ में आगे कौन रहता है यार? लार्जेस्ट में कौन है? चाइना। करेक्ट हमसे पूछा कर जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन 58 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया एंड आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट। हमको कॉटन प्रोडक्शन की बात करनी है। लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ दी कॉटन कहाँ होता है दुनिया में? चाइना में। कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप एंड ग्रो वेल इन ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। बिल्कुल सही बात है, ब्लैक कॉटन का में बिल्कुल बेहतर होता है यार, खरीफ सीजन में होता है जनवरी अगस्त टू सितंबर, क्योंकि इसको अच्छा रेनफॉल, अच्छा खासा रेनफॉल चाहिए और टेम्परेचर भी चाहिए। इंडिया इज़ दी लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड। पहले चाइना था, अभी इंडिया है भाई, तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना, इसमें आगे नहीं है चाइना। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एम्प्लॉय द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री आफ्टर एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही बात है, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, उसके बाद हमारे पास कहाँ पे? टेक्सटाइल के अंदर। करेक्ट पूछा, कट जाएगा D, सब के सब सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया। हमको बात करनी जूट इंडस्ट्री के बारे में। करेक्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, ऑल्सो लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एकरेज एंड ट्रेड। क्या इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूशन होता है जूट का? नो, हमारे पास सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहाँ पे होता है यार? इंडिया के अंदर। यहाँ तो सही है, बट उसके बाद बांग्लादेश और चाइना। लेकिन एकरेज के टर्म में या फिर ट्रेड के टर्म में सबसे आगे कौन है भाई? बांग्लादेश। इसीलिए इसको बोलते हैं गारमेंट फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो इंडिया के अंदर होता है, बट एकरेज के टर्म में बांग्लादेश है। सो दिस इज इनकरेक्ट, है ना। इट इज़ मेनली कंसंट्रेटेड इन द ईस्टर्न इंडिया बिकॉज ऑफ द रिच एलुवियल सॉइल ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। बिल्कुल सही बात है, इसलिए तो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा उगता है यार जूट, है ना।
करेक्ट हमसे पूछा कट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 60 है अबाउट द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो कि शुगर केन के लिए दिया जाता है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इट रिप्लेस द स्टेटरी मिनिमम प्राइस SMP of sugarcane in 2009 through the amendment of the sugarcane order of 1966। बिल्कुल सही बात है यार, जो SMP था उसको फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ने रिप्लेस कर दिया शुगर केन के लिए। इट डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन गिवन बाय द CACB दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो जो हमारे पास फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है उसको भी CACB के रिकमेंडेशन पे ही लगाया जाता है, MSP के जैसे, है ना। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस इज जनरली हायर देन स्टेट एडवाइस प्राइस। नो, स्टेट एडवाइस प्राइस के जनरली क्या होता है, कम होता है ये, ठीक है। जो स्टेट एडवाइस प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा A1 and 2 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। हमको मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करनी है, मिक्स्ड इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है। स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ हैव इकोनॉमिक रूल्स। क्या मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का रोल होता है? बिल्कुल यार। प्राइवेट सेक्टर प्ले दोज रोल वेयर इनविजिबल हैंड्स कैन वर्क प्रॉपरली एंड स्टेट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लेइंग दिस रोल। ना, दोनों काम कर सकते हैं यार यहाँ पे। सो दिस इज इनकरेक्ट। मिक्स फार्मिंग तो आप समझना जहाँ पे पीपल जो है क्रॉप को भी उगा रहे हैं, कैटर्स की बात भी कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स रोल प्लेड बाय द स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर रिमेन फिक्स्ड। नो, दे आर नॉट फिक्स्ड। ओके, है ना, चेंज हो सकता है ये। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। AIF की बात करनी है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, बिल्कुल सही बात है। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। द स्कीम शैल प्रोवाइड अ मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट्स फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है। ये स्कीम क्या प्रोवाइड करता है ना, मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म डेट देता है, डेट फाइनेंसिंग उधार देता है, जिससे आप क्या कर पाओ, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को मैनेज कर पाओ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके। क्रेडिट गारंटीड कवरेज विल बी अवेलेबल अंडर द क्रेडिट गारंटीड फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। CGT MSC के अंदर हमारे पास क्रेडिट गारंटी यहाँ पे दिया जाता है क्या? बिल्कुल दिया जाता है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट, तो सब आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, दैट इज ऑयल पाल्म, है ना। नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल के बारे में करेक्ट पूछा गया है। इट एम टू ऑगमेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिबल ऑयल इन द कंट्री बाय हार्नेसिंग एरिया एक्सपांसन, इंक्रीजिंग क्रूड पाल्म ऑयल प्रोडक्शन विद द एम टू रिड्यूस द इम्पोर्ट बर्डन। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। ये क्या करता है, अवेलेबिलिटी मेंटेन रहे बोलता है यार। जो हमारे पास नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल है उसके लिए चीज़ें इंश्योर करता है। इट प्रोवाइड प्राइस एश्योरेंस टू द ऑयल पाम फार्मर्स ऑन द लाइन्स ऑफ MSP। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, MSP के लाइन में ये प्राइस इंश्योरेंस देता है यार। इट प्रोवाइड स्पेशल फोकस ऑन स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स ड्यू टू इट्स फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। देखो भाई, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को फेवर करता है, नॉर्थ वेस्टर्न घाट। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा A1 and 2 ओनली। 64 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिस कमर्शियल प्लांट इज इक्वेटोरियल इन नेचर एंड नीड अबव 25 डिग्री सेल्सियस विद अ मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड अ रेनफॉल मोर देन 200। यार मोर देन 200 किसको चाहिए? देखते हैं। मस्टर्ड तो नहीं होगा, कोकोनट भी नहीं होगा, लगता तो कॉफ़ी है यार। कॉफ़ी को इतने ज़्यादा हमारे पास रेनफॉल की जरूरत पड़ती है, बट हाँ देखते हैं आगे। इट ग्रो वेल in drained alluvial soil. British established its first plantation in India in 1902 on the banks of the river Periyar in Kerala। तो केरला के अंदर बहुत ज़्यादा किसका प्रोडक्शन होता है? रबर एंड कॉफ़ी का। 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अलाउड इन दिस प्लांटेशन। तो करेक्टली हमारे पास रबर की बात हो रही है। तो हमने देखा भाई एग्रीकल्चर से 64 क्वेश्चंस सब चीज़ कवर करने की बात की यार। थोड़ा सा टेक्निकल होगा, थोड़ा सा कहीं पे लगेगा कि मैंने स्पीड बढ़ा दिया है, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें करनी थी इसीलिए बढ़ाया यार।